बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद आपके वजूद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में जो एलिमेंट्स शामिल हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लस मैंने एक बहुत बड़ा प्लस बोला है, नाइट्रोजन। राइट। अगर मैं आप लोगों से यह सवाल करूं, बात को जरा गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से यह सवाल करूं कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 79% क्यों है, राइट, जबकि कार्बन मेरे पास सिर्फ 0.03% है और ऑक्सीजन जो है वो अबाउट 21% है, राइट। तो आपके ख्याल में क्या इसका जवाब होना चाहिए? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि नेचर ने एलिमेंट्स की कंपोजिशन को मैनेज किया एज पर इट्स यूजेज, राइट। तो आप जरा गौर से देखें कि दुनिया में आप वायरस से स्टार्ट हो, आप बैक्टीरिया की दुनिया में जाएं या फिर आप लोग प्रोकैरियोट्स में जाएं, प्रोटोक्टिस्टा में जाएं, या फिर आप लोग इससे आगे बढ़ के डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई को देखें, तो आपको सब में एक चीज कॉमन नजर आएगी कि सब का हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है या आरएनए है, राइट। नंबर 2, अगर आप अपने वजूद में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एबंडेंट जो मॉलिक्यूल आपके पास हैं, दोज आर बेसिकली प्रोटीन्स। चाहे वो आप लोगों के बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो आप लोगों की बॉडी के पार्ट्स बनाने वाले मॉलिक्यूल हों, सारे के सारे केसेस में जो चीज डोमिनेट कर रही है वो क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन में सबसे अहम चीज क्या है स्टूडेंट? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आप लोगों की बॉडी में दो जगह इस्तेमाल हुई, नंबर 1 आप लोगों की प्रोटीन बनाने में, और नंबर 2 आप लोगों के क्रोमोसोम बनाने में। आप लोगों की बॉडी में अगर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हर सेल के अंदर एक ह्यूज फ्रैक्शन नाइट्रोजन की प्रेजेंट है। आई होप कि आपको मेरी इन दो बातों के बाद कायनात में हमारे इस एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के इतनी ज्यादा फ्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन होने की रीजन समझ आ गई होगी। इन्हीं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखूं तो आपका क्या ख्याल है प्रोटीन में और कहाँ कहाँ काम आ सकती है? जाहिर है प्रोटीन से क्या मैं कोई कपड़े बना सकता हूँ? शायद आपको मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला लेक्चर याद हो, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आपके जितने कॉटन वेयर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बने हुए। तो आपका क्या ख्याल है, आप प्रोटीन को पहन सकते हैं? जरा सोचें। यस वी कैन। यानी कि जो सिल्क वर्म है वो अपने सिल्क की जो फाइबर्स हैं वो बनाता है, और जो सिल्क फाइबर से बड़े बड़े उमरा जो पुराने बादशाह गुजरे थे वो कच्चे रेशम के कपड़े पहनते थे। यस, हम रेशम या प्रोटीन को पहन भी सकते, राइट। फिर आप देखें, क्या आप प्रोटीन के बगैर कोई सांस ले सकते हैं? तो आंसर इज नो। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को माइन कर रही है वो क्या है? प्रोटीन है। देन मेरी फूडिंग का एक ह्यूज फ्रैक्शन क्या है? प्रोटीन है। यानी कि चाहे आप लोग चिकन की बात कर लें, चाहे आप लोग मटन की बात कर लें, आप लोग बीफ की बात कर लें, या आप लोग फिश की बात कर लें, हमारी फूड का एक ह्यूज फ्रैक्शन कहाँ से आ रहा है? प्रोटीन से आ रहा है। और शायद हम जो इतना खाने पीने वाले लोग हैं, अगर हमारी फूड में प्रोटीन शामिल ना हो तो हम तो शायद सब्जियां भी ना खा सकते, राइट। हम इतने ज़्यादा अपनी प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो गए। आप लोगों को शायद ये वाली बात भी पता होगी कि जितने भी फार्म हाउसेज होते हैं, चाहे वो डेयरी फार्म्स हैं या वो हमारे पास बीफ का है या चिकन का है या मटन का, वट एवर, उन्हें हम लोग प्रोटीन फार्म्स भी बोलते हैं, बिकॉज के में उनसे प्रोटीन ऑब्टेन हो रही होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है कुछ एप्लीकेशन। मैं हमेशा ब्रीफ रखता हूँ कि हमें इन तमाम नॉलेज की डेली लाइफ में एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं प्रोटीन स्टडी कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट। ये प्रोटीन मुझे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ नजर आती है, राइट। सो अब हम मूव करेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और इसकी टेक्सचुअल मींस जो आप वो इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, हम उनको बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स,
तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला हमारा टास्क है वो ये है कि हम अबंडेंस देखें। तो उसी जैसे मैंने पहले बोला, मेरी विश क्या है कि मैं आपको बुक के पैटर्न के मुताबिक लेके चलूं। तो सबसे पहली बात जो हम लिखने वाले हैं एज पर योर बुक, वो क्या है? अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी मिकदार में पाई जाती है, राइट? अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो हम बोलते हैं कि ये वेरी अबंडेंट है, और अगर कोई चीज मिकदार में कम हो तो हम उसे बोलते हैं कि लेस अबंडेंट है। तो हमारे सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम स्टूडेंट्स क्या है? प्रोटीन्स, राइट? लेकिन साइंस हमेशा किस्से कहानी को नहीं मानती, वो आपसे पेट वैल्यू पूछती है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से सुने। इस चीज को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। वो पॉइंट नंबर 2 क्या है? ड्राई मैस। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया? मैंने आप लोगों को लिया, या मैंने आप लोगों के टिश्यू को लिया, या कह ले कि मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को ले लिया जो लेस वैल्यूएबल था। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेने के बाद मैंने उसे प्लेस कर दिया एक ऐसी डिवाइस जिसे हम डेसिकेटर बोलते हैं। और डेसिकेटर इज अ डिवाइस जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर से वाटर को निकाल सकते हैं। मैं उस एनालॉजी में इसको यूज कर रहा हूँ। डेफिनेटली वी कांट डू इट कि मैं आप लोगों को लूँ डेसिकेटर में डाल दूँ। मैं एनालॉजी के तौर पर यूज कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को लूँ और आपको किसी ऐसी जगह में डाल दूँ जहां से आपकी बॉडी में से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए, राइट? तो जो चीज बाकी बचेगी वो कहलाएगा आप लोगों का ड्राई मैस। अब आप लोगों के ड्राई मैस में मैं चीजों को सेपरेट कर रहा हूँ, भाई कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितने लिपिड्स है, कितनी प्रोटीन है, कितने मिनरल्स है, कितने वाइटामिन है। तो मुझे पता चलेगा कि 50% ऑफ योर ड्राई मैस इज बेसिकली प्रोटीन्स। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस वेरी वैल्यूएबल मॉलिक्यूल। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि 50% of the dry mass, it is made up of what? प्रोटीन। तो आपको ये बात पता चल गई स्टूडेंट्स कि आप लोगों को हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट मेरी टिश्यू का, मेरी बॉडी का, मेरे सेल्स का क्या है प्रोटीन। तो आंसर इज 50%, राइट? नाउ प्रोटीन के रोल्स हैं वो क्या क्या है। तो हमने अपनी ईज के लिए प्रोटीन के रोल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो जो पहला पार्ट है उसे हम लिख रहे हैं व्हाट? फंक्शनल रोल, यानी कि वो कौन कौन से काम हैं जो मेरी बॉडी में प्रोटीन्स कर रही है। तो सबसे जो यूनिक फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यू नो वेरी वेल कि इट इज बेसिकली हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर रही है और इसे HBO2 की फॉर्म में, और ये जो हमारे पास रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये होता है मेरे लंग्स में, और फिर हम इसे भेजते हैं हार्ट को, और हार्ट इसे मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है, राइट? फिर उसके बाद CO2 ये कहाँ बनती है? जाहिर है मेरे टिश्यूज में। अब ये वाली CO2 भी क्या करेगी? ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है, सारी नहीं थोड़ी सी, और फिर हम इसे वापस भेज देते हैं कहाँ? लंग्स को, राइट? और ये वाली CO2 बाहर निकल जाती है और जो हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से रीयूज हो जाती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 वी आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम कर रही है। फिर आप लोगों ने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो आपको ये वाली बात भी पता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों की बॉडी में जितने रिएक्शंस हैं वो कभी भी उस स्पीड पे ना होते जितने के वो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो मेरी बॉडी के फंक्शनल मेटाबॉलिज्म को तेज करवाने में भी प्रोटीन्स का हाथ है। फिर हम मेरी बॉडी में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट है? हॉर्मोन्स।
आपको पता है कि मैं सारे हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से कुछ हार्मोन्स हैं जो कि सोल प्रोटीन्स हैं, और दे आर ऑल्सो कैरिंग आउट व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ माय मेटाबॉलिज्म, वो भी मेरे मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शनल रोल्स है जो मेरी बॉडी में परफॉर्म कर रही है कौन, प्रोटीन। अब इसी डायग्राम के सेकेंड हाफ में हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, और वो क्या है कि व्हाट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल रोल, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की बनी हुई है। स्ट्रक्चरल रोल। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सेल से। आप लोगों का सेल किस पे बाउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन में। तो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट है कौन, प्रोटीन। इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ CM स्टैंड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन। ये मेरी सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट है। और अगर मैं सेलुलर लेवल पे जाकर देखूं तो मेरी सेलुलर एक्टिविटीज को, सेल के अंदर आने वाली चीजों को और सेल के बाहर जाने वाली चीजों की जो मूवमेंट है उसे कौन रेगुलेट कर रही है, हमारी प्रोटीन्स। तो एक लिहाज से ये भी एक फंक्शनल रोल भी है, लेकिन बाहर की सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी रोल प्ले कर रही है। फिर नंबर 2, आप लोगों के हेयर्स, जिसकी वजह से आप लोगों को स्टाइल मिलता है, मोर अप्रोप्रिएट फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड लेस अप्रोप्रिएट फॉर मेल, लेकिन बाल स्टाइल आपको हेयर से मिल रहा होता है। अगेन एक फीमेल फ्रेंडली बात कर रहा हूं, हमारे नेल्स, राइट, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। उसके बाद हम अपनी बोन्स की बात करें तो मेरी बोन्स इनिशियली बहुत सॉफ्ट होती हैं और वो प्रोटीन्स ही की बनी होती है। आई वॉन्ट टू यूज द वर्ड मैट्रिक्स ऑफ द बोन, राइट, वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। लेकिन जब इसी मैट्रिक्स के अंदर आके कैल्शियम और फॉस्फेट ऐड होती हैं तो ये बोन हार्ड हो जाती है, राइट। तो बोन्स भी किसकी बनी हुई है, इसकी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट किस पे, हार्ट पे। आप लोगों का हार्ट, आई मीन टू से हार्ट मसल्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। आप लोगों की आर्टरीज के मसल्स प्रोटीन्स के बने हुए। आप लोगों की वेन्स के मसल्स डेफिनेटली प्रोटीन्स के बने हुए। आप जो खाना खाते हैं वो आप लोगों के मुंह से स्टमक तक कैसे पहुंचता है, ड्यू टू पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स। और वो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स किस वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से, राइट। तो आप लोगों के इंटेस्टिनल मसल्स और मोर अप्रोप्रिएटली मसल्स ऑफ द होल गट, राइट, गट मसल्स। एंड वेन एवर आई से गट मसल, इसका मतलब ये है कि इसमें आप लोगों की निजाम के सारे पार्ट शामिल हो गए, च्यूइंग से लेकर भी। च्यूइंग भी आपको पता है किसी में होता है, मसल्स की वगैरह जहां लगे हुए हैं, कैरिंग आउट च्यूइंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, सॉरी। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं स्टूडेंट्स किसके ऊपर, देन वी वांट टू मूव टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो किस तरह से पॉसिबल है, ड्यू टू 3 मसल्स। नंबर 1 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल, और फिर डायाफ्राम। दीज आर ऑल मसल्स, राइट। तो आप लोगों की जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन, और नंबर 2 पे स्टूडेंट्स व्हाट, एक्सहेलेशन, ये सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है, जाहिर है प्रोटीन्स पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल रोल्स हैं, खत्म नहीं हो गए स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग लिस्ट टू कंप्लीट, लेकिन हम बात को मजीद आगे लेके नहीं जाना चाह रहे ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, टाइम रेस्ट्रिक्शन। तो ये लंबी लिस्ट है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। Definition of protein. Again, very simple definition कि proteins are polymers of amino acids, और अमीनो एसिड, जो नाम आप लोगों को अच्छा लगता हो आप लिख सकते हैं। आपको अमाइन साहब अच्छे लगते हैं, आप अमाइन लिख लें। अगर आप लोगों को अमीन साहब अच्छे लगते हैं तो आप अमीन बोल लें। सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड्स।
पॉलीमर का मतलब स्टूडेंट्स क्या था कि आप लोगों ने ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम मर्स बीन यूनिट्स बोल रहे हैं, उसको आपने लाखों हजारों की तादाद में जोड़ लेना है। जब आप जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। जैसे कि वॉल इज पॉलीमर ऑफ ब्रिक, वी आर पॉलीमर ऑफ सेल्स, एंड व्हाट अबाउट प्रोटीन्स? दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। अब अगली सवाल कि हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन्स में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, हेडिंग लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो डिस्कवर किए हैं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्कवर्ड, जितने अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हैं? 170। अगर आप तमाम लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ को देखें, ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ को आप देखें, तो उनके अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो 25 अमाइनो एसिड के मिलने से बनी हुई। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन प्रोटीन्स की बात करें, इंसानों की प्रोटीन की बात करें, तो वो किसकी बनी हुई है? इन टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब देखना यह है कि जिस अमाइनो एसिड का हम इतने कसीदे गा रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल अमाइनो एसिड। टिपिकल अमाइनो एसिड, तो इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा एक कार्बन का, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। मींस वो वाली कार्बन जो बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और इस कार्बन का हमने नाम क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, राइट। यू नो वेरी वेल, बहुत दफा आपको बताया है मैंने कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मीन उसकी 4 वैलेंसी है। तो हम उसको ऐसे ही यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 4, राइट। एक हाथ में स्टूडेंट्स प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अमाइनो ग्रुप। और इसके दूसरे एंड पे क्या प्रेजेंट है? ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं रेड, दैट इज कॉल्ड एज COOH। इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को मैं यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH, एक ही बात, राइट। अब इस कायरल कार्बन के या अल्फा कार्बन के 2 हाथ अभी फारिग हैं। एक हाथ में आता है R और एक हाथ में आ जाता है व्हाट? H। जरा स्टूडेंट्स बात को गौर से देखिएगा कि ये वाली तीनों चीजें मींस अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये वाला H, ये वाली तीनों चीजें ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलती। तो फिर 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड कैसे बनेंगे? जाहिर है इस R की वजह से, राइट, इस R की वजह से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। दिस R इज बेसिकली वेरिएबल, राइट, यानी कि ये चेंज होता रहता है और इसके चेंज हो जाने की वजह से अमाइनो एसिड की शक्ल, नेचर, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग चेंज हो जाती है। अब अगर ये वाला R H के बराबर हो, समथिंग लाइक इट, अगर मैं यहां पे क्या अटैच कर दूं स्टूडेंट्स? H, तो ये बन जाएगा मेरे पास सबसे पहला अमाइनो एसिड, राइट, वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड, यानी कि सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, उसमें R इज इक्वल टू H। और इसका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है?
ग्लाइसिन, राइट, इसका नाम क्या स्टूडेंट्स, ग्लाइसिन। और अगर यही वाला R मैं बराबर कर दूं किसके, CH3 के, तो ये बन जाएगा इससे कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, और उसका नाम है स्टूडेंट्स क्या, वैलीन, राइट। क्या मेरे पास और किसी अमीनो एसिड का नाम प्रेजेंट है, तो आंसर इज टू मेनी। फॉर एग्जांपल, अदर एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अदर एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलीन, ग्लूटामीन, राइट। ये भी सारे के सारे किसी एग्जांपल्स हैं, अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स, राइट। इनमें और इनमें क्या फर्क होगा, जाहिर है सिर्फ R का, बाकी ये तीनों चीजें 1, 2 और 3 ये हमेशा क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि हाउ वी कैन डेवलप अ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि वी आर गोइंग टू कंबाइन 2 or more amino acids together to make what, a peptide bond. So let's move to this concept, development of peptide bond। इसके लिए हमें सिंपल सी बात से शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों के पास अमीनो एसिड नंबर 1 है, AA1 स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड नंबर 1। इसको मैं जोड़ना चाह रहा हूं अमीनो एसिड 2 के साथ, और इसको जोड़ना चाह रहा हूं अमीनो एसिड 3 के साथ, समथिंग लाइक इट, राइट। सिमिलरली मैं जोड़ना चाह रहा हूं अमीनो एसिड 1 को अमीनो एसिड 2 के साथ, और फिर अमीनो एसिड 3 के साथ, फिर अमीनो एसिड 4 के साथ। और ये भी हो सकता है कि मैं जोड़ूं अमीनो एसिड 1 से लेकर अमीनो एसिड N, मींस आखिरी अमीनो एसिड, nth अमीनो एसिड। तो यहां पे ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं स्टूडेंट्स, मैंने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन जिसे मैं बोल्ड कर रहा हूं, अब ये क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम उन्हें, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर कोई बंदा आपसे इनकी नेचर के बारे में पूछे तो यू मस्ट से कि दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, मैंने यही बोला था कि अगर मैंने सलाम लेना हो आपसे तो एक हाथ मेरा होगा और एक हाथ आप लोगों का होगा, तो हम दोनों सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन इस अमीनो एसिड का है और एक इलेक्ट्रॉन इस अमीनो एसिड का है, तो दोनों समझ एक एक हाथ मिला रहे हैं, और उनके मिलाने से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। यू नो वेरी वेल कि हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते ही उस बॉन्ड को है जहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, राइट। चूंकि इस वाली चेन में 2 अमीनो एसिड आपस में लिंक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स, एक डाई पेप्टाइड चेन, डाई पेप्टाइड चेन, राइट। और इस वाली केस में देखते हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं आप लोग कि यहां पे मेरे पास 3 क्या अटैच है, अमीनो एसिड। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अ चेन ऑफ 3 अमीनो एसिड, और सिंपली अ ट्राई पेप्टाइड चेन। और चूंकि इसमें 4 अमीनो एसिड जुड़ गए हैं यहां पे, तो मैं इसे बोलूंगा व्हाट, टेट्रा पेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें 4 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए। और चूंकि आखिरी वाली स्टेटमेंट में मैंने बहुत ज्यादा अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिया है, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा व्हाट, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। आप लोगों ने चाहे 2 अमीनो एसिड आपस में जोड़ने हो, या 4 जोड़ने हो, या 100 अमीनो एसिड आपस में जोड़ने हो, प्रोसेस या रिएक्शन एक ही तरीके से होता है, जिसे बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन डेवलप a polypeptide bond between the 2 adjacent amino acids. If I want to combine 10 amino acids, so I will develop 9 peptide bonds. And if I'm going to join 100 amino acids, so I will have 99 peptide bond, but the method is same.
लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग इट। तो स्टूडेंट्स जरा प्रीवियस बोर्ड को देखें तो मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने अमाइनो ग्रुप को ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है, अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप, और फिर उसके बाद मैंने यूज की क्या, अल्फा कार्बन, जिसको मैंने यूज किया किस इंक से, ब्लैक इंक से। सो आई वांट टू फॉलो द सेम कलर कोड। और ऊपर हमने अटैच की व्हाट, एक हाइड्रोजन, और ऊपर हमने अटैच कर दी व्हाट, एक आर, एंड आर वाज रेड, इनिशियली इट वाज रेड, इट इज आर, दैट इज ओनली वेरिएबल। और एंड पे हमने यूज किया व्हाट, COOH, और मैंने आपको बोला था कि हम COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं। You know, this is amino group, this is carboxylic group, this is H and this is the variable। मैं ऐसा ही एक अमाइनो एसिड यहां ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग विद द सेम थिंग, that is amino group, something like it, followed by carbon having a hydrogen at the base and a red R at the top and a red litmus पेपर के लिहाज से कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये दो अमाइनो एसिड जो ही दूसरे के आमने सामने आएंगे तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, समथिंग लाइक इट। अब जरा गौर करें, यहां से हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, -H2O, राइट। अब इस कार्बन का लिंक सीधा इस नाइट्रोजन के साथ डेवलप होगा, बिकॉज ये वाला OH और ये वाला H तो यहां से माइनस हो गया है। आए इसको मिला के लिखते हैं, सेम somewhere here is R, somewhere here is R, same thing, and now the turning point, that is COOH over here। और आपको याद है कि यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया हुआ है और यहां से OH एलिमिनेट हो गया है, तो इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिर्फ बच गया ग्राउंड कार्बन। और अब ये जो ग्राउंड कार्बन है इसका लिंक बनेगा डायरेक्टली इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो मैंने एक बहुत ही थिक सा मोटा सा बॉन्ड बना दिया है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब जरा बात को गौर से सुनिए कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हिस्सा लेता है और अगले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप हिस्सा लेता है। एक बात आपने और बड़े गौर से माइंड में रखनी है कि अगर आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखें, NCC मींस ये इंट्रामोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, ये एक अमाइनो एसिड का अपना जाती स्ट्रक्चर है और ये इस अमाइनो एसिड का अपना जाती स्ट्रक्चर है। बात बहुत गौर से सुनने वाले स्टूडेंट्स कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये कभी चेंज नहीं होते। ये बेसिक जो बोन है NCC वाली, ये कभी चेंज नहीं होती। हाँ, जिस एंगल को, जिस बॉन्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो यही पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम ये फ्लेक्सिबल पेप्टाइड बॉन्ड्स बना सकते हैं बिटवीन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, मे बी 2 और 4 और 10 और व्हाटएवर। और इस तरीके से हम बनाएंगे क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फिर हम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द मॉलिक्यूल। और इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डिटेल के लिए वेट टिल नेक्स्ट टाइम। Take very good care of yourself and your great parents and try to distribute happiness and joy in your surroundings. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students, हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ में लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन। आपने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन लिया था और इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने।
और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ें तो उससे एक कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो प्रोटीन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्या हो जाती है, फंक्शनल फॉर्म को अचीव कर लेती है। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन मोर कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इवन मोर कॉम्प्लेक्स इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, और सबसे कॉम्प्लेक्स पॉसिबल फॉर्म जो है वो क्या है हमारे पास, क्वार्टरी स्ट्रक्चर। हम इसी को यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जैसे मैंने आपको एक आदत डाल दी है वो ये कि हम हमेशा यहाँ पे फ्लैश कार्ड लेके रखते हैं कि आपने जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपने किन किन चीज़ों को ज़रूर अपने माइंड में रखना है। तो उसी फ्लैश कार्ड को ज़रा मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव विद द वेरी फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्टूडेंट्स हम तीन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर वन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, राइट। फिर नंबर टू पे हमारे पास बात है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। और थर्ड बात दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। आपको याद होगा हमने एनर्जी यूज की थी अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और फिर उन सेंटेंसेस को मिला के हमने पैराग्राफ बनाए थे और पैराग्राफ को मिला के हम पेजेस और पेजेस को मिला के चैप्टर्स और चैप्टर्स को मिला के हम बुक कंपाइल कर सकते हैं। सेम इज द केस हियर। यहाँ पे जो हमारा अल्फाबेट है वो किसके बराबर है, अमाइनो एसिड के बराबर है, राइट। लास्ट लेक्चर याद करें हमने बोला था कि ह्यूमन बीइंग में टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। तो सेम इज द केस हियर कि हम यहाँ पे समझ लें 20 अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं एंड ईच अल्फाबेट इज एन अमाइनो एसिड। अब जैसे इंग्लिश में भी ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में भी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नंबर किसी प्रोटीन में फिक्स होता है किसका, अमाइनो एसिड का। सेम नेचर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी एसिडिक अमाइनो एसिड की जगह पे कोई बेसिक अमाइनो एसिड लगा दूं या बेसिक की जगह पे न्यूट्रल लगा दूं, राइट। पोलर की जगह पे नॉन पोलर लगा दूं या नॉन पोलर की जगह पे पोलर लगा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेचर भी हम लोगों ने कंसिडर करनी होती है। जो अमाइनो एसिड होना चाहिए वो ही वहां पे प्रेजेंट होगा, तो ही मेरी प्रोटीन अपनी एक्चुअल फंक्शनल कन्फर्मेशन क्या करेगी, गेन करेगी। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जांपल तीन वर्ड लिख रहा हूं जो कि एनालॉगस हैं किसके, अल्फाबेट्स के। फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स हैं ई, ए और टी। जाहिर है अगर मैं इन्हीं अल्फाबेट्स का सीक्वेंस चेंज कर दूं तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां ले आता हूं तो बन जाएगा फॉर एग्जांपल टी ई ए या बन जाता है ए टी ई। अब मेरे पास अमाइनो एसिड्स या अल्फाबेट्स क्या है स्टूडेंट, सेम, लेकिन जब उनका मैंने सीक्वेंस चेंज किया है तो जाहिर है अब वो सेम मीनिंग नहीं दे रहे। सेम इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन्स, राइट। अब आप लोगों की बुक में एक साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है स्टूडेंट्स, उसका नाम था फ्रेडरिक सांगर। वी वांट टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी और वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू दिस वेरी साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सांगर। इस फ्रेडरिक सांगर नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले हम लोगों को जिस स्मॉलेस्ट नोन प्रोटीन का सीक्वेंस बताया था उसको हम जानते हैं किस नाम से स्टूडेंट्स, एक हार्मोन के नाम से, दैट इज नोन एज इंसुलिन। अब स्टूडेंट्स ये जो इंसुलिन है ये बेसिकली एक डाईपेप्टाइड है, यानी कि इसके अंदर दो चेन्स हैं। एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, अल्फा चेन, और एक को हम नाम देते हैं बीटा चेन, राइट। अल्फा चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 21, और बीटा चेन इससे कंपैरेटिवली लंबी है
और इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं 30। और अगर आप इन दोनों अमाइनो एसिड को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में पाए जाते हैं दैट इज इक्वल टू 51। तो हमारी इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैं फिर बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी 51 इफ इट हैज टू वर्क इन नॉर्मल वे। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है स्टूडेंट्स, वो कौन सी है, हीमोग्लोबिन। और इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन में कितनी अमाइनो एसिड है स्टूडेंट्स, चार चेन्स है, अमाइनो एसिड नहीं चेन्स है, कितनी 4। उनमें से स्टूडेंट्स 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स। पहली दो चेन्स में जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है वो कितने हैं 141 एंड 141। और जो दोनों बीटा चेन्स हैं वो इससे थोड़ी सी लंबी हैं और इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं स्टूडेंट्स 146 एंड 146। जब आप इन सारे के सारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को ऐड करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर 574। राइट। अब अगली बात पे चलते हैं, अगले कॉलम में मूव करेंगे कि नॉट ओनली इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का नंबर इंपॉर्टेंट है बल्कि उनकी नेचर भी इंपॉर्टेंट है। अब किस लम्हे पे कौन सा अमाइनो एसिड आए इसके लिए हमें एक डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। लुक एट दिस स्टूडेंट्स कि ये आप लोगों के पास एक सेल है, राइट और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर यू नो वेरी वेल हमारे पास प्रेजेंट होता है डीएनए। सो डीएनए इज बेसिकली एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, एक नमूना, उसवा जिसको हम फॉलो करेंगे, राइट। इस पर्टिकुलर टेम्पलेट से हम ऑब्टेन करेंगे एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से बाहर मूव करेगा और अपने आप को जाके अटैच करवाएगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ। और राइबोसोम लुकिंग एट द कोड, वो खुफिया पैगाम जो कहाँ लिखा हुआ था डीएनए पे, और उसको कोडेड फॉर्म में भेजा गया किसकी फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। और अब उसको डीकोड करेगा ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड ला के देगा इस राइबोसोम को, और राइबोसोम इन अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या बना देगा, प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी नॉर्मल प्रोटीन किसी एब्नॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है हीमोग्लोबिन की। स्टूडेंट्स आप बात को जरा गौर से सुनेंगे। आप लोगों की हीमोग्लोबिन में अभी आप पढ़ के आए कितने अमाइनो एसिड थे टोटल, यस एक्सेलेंट, 574 अमाइनो एसिड थे, 574 अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड कौन से होने चाहिए, इनकी अरेंजमेंट कौन सी होनी चाहिए, इनका नंबर कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से आई, डीएनए से आई। कौन लेकर आया, मैसेंजर आरएनए। डीकोड किसने किया, ट्रांसफर आरएनए। और उनको जोड़ा किसने, राइबोसोम ने। अब इसमें अगर कहीं भी किसी पॉइंट पर एरर होगा तो हमारी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 574 इफ देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ ओनली 1 अमाइनो एसिड, यानी कि 574 में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड खराब होना है। देखते हैं स्टूडेंट्स कहां होगा। यू नो वेरी वेल कि हमारी हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स थी, 4, 2 अल्फा और 2 बीटा, राइट। अब अपने बात को फिर वही बात है गौर से सुनना है कि इस पहली बीटा चेन का जो अमाइनो एसिड नंबर 6 है, अमाइनो एसिड नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैं इसकी बात करूं, छठा अमाइनो एसिड ये होना चाहिए ग्लूटामीन। ग्लूटामीन इज व्हाट, इट इज अ नॉर्मल अमाइनो एसिड। लेकिन म्यूटेशन की वजह से अगर यहां पे एबनॉर्मल अमाइनो एसिड कॉल हो जाए, जैसे हम बोलते हैं व्हाट, वेलिन, राइट, ये क्या है मेरे पास, एक एबनॉर्मल अमाइनो एसिड। अब इस एबनॉर्मल अमाइनो एसिड की वजह से जो प्रोटीन है वो अपना नॉर्मल 3D कन्फर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पाती
और वो एक ग्लोबुलर मॉलिक्यूल की बजाय एक द्रांति की तरह से मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि सिकल्ड हीमोग्लोबिन बन गई है। नॉर्मल प्रोटीन नहीं रहेगी बल्कि वो इस तरह की सिकल्ड प्रोटीन बन जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे कि ये एक सिकल्ड हीमोग्लोबिन है। अब आपने देखना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो आंसर ये है कि इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन की निस्बत इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती। ये वाला ऑर्गेनिज्म हंसते हंसते रोते रोते नीला हो सकता है, प्लस इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। सो लुक एट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नंबर, लुक एट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर, कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के बदल जाने से हमारी हीमोग्लोबिन की ऑल टुगेदर एफिशिएंसी चेंज हो गई। राइट स्टूडेंट्स, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों की बुक में गिवन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। I need your attention. My dear students, जब हम प्रोटीन बनाने के लिए किसको आपस में जोड़ेंगे? डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स को। तो पहले इनिशियल लेवल पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं आप लोगों की नज़र एक लफ्ज से कर रहा हूँ। वो लफ्ज है स्टूडेंट्स कोप्लेनर। वो एक ही प्लेन के अंदर अरेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद है कि अमाइनो एसिड में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट वाज अ वेरिएबल, उसका नाम क्या था? आर। ये आर सबके कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं, कहीं रिपल्शन और कहीं अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल 2D स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ 3D स्ट्रक्चर। 3D से मुराद होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। राइट, अब ये कोप्लेनर नहीं रहता बल्कि उसकी एक और डायमेंशन डेवलप हो जाती है। अब 3D डायमेंशन ऑब्टेन करने के लिए प्रोटीन्स दो तरीके से बिहेव कर सकते हैं। नंबर 1, या तो वो बनाएंगे स्टूडेंट्स व्हाट? एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। जब मैं वर्ड यूज करता हूं अल्फा हेलिकल, इसका मतलब ये है कि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दैट ऑलवेज बेंड इन राइट हैंड डायरेक्शन। राइट, अल्फा का मतलब होता है राइट हैंडेड। तो ये कॉइल हमेशा राइट हैंड वे में, लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय हैंड्स, तो ये हमेशा राइट हैंड वे में कॉइल कर रहा होगा। अगर आप इसके लिए अपने माइंड में कोई पिक्चर बनाना चाह रहे हैं तो इमेजिन व्हाट? अ स्प्रिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉल पॉइंट और दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सोफा। राइट, आप बॉल पॉइंट को बार बार यूज करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है? अपनी शेप को रीगेन कर लेता है आफ्टर सर्टेन टाइम। आप जब तक अपने सोफा पे बैठे हैं सोफा प्रेस रहता है, लेकिन जो ही आप सोफे से उठते हैं तो सोफा अपनी नॉर्मल हाइट दोबारा से गेन कर लेता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि अगर आप फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हो तो उसमें आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की थी। वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो उससे क्या रखेगा? अपनी जगह पे फिक्स रखेगा। राइट, और जब उसको वैल्यू लगाएंगे, स्प्रेन और स्ट्रेन उस पर लगाएंगे तो उसका शेप चेंज होगी और वही जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको दोबारा से अपनी शेप गेन करने में हेल्प कर रहा होगा। हमारे बायोलॉजी में वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? हमारी बायोलॉजी में वो स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आप इस इमेज को देखिए, आपको नजर आ रहा है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो ये हमें रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि जो दो अमाइनो एसिड्स ऊपर वाले कॉइल और नीचे वाले कॉइल में आमने सामने हैं, अगर उनके चार्जेस ऑपोजिट हैं तो उनके अंदर, लुक एट दिस, ये डेवलप हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वही काम कर रही है जो एक मैकेनिकल स्प्रिंग के लिए उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कर रहा था, यानी कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, इसके दरमियान भी जो टर्न्स है उनको फिक्स रखेगी, उसके दरमियान में जो पिच है बिटवीन द टू टर्न्स, हाइट, उसको फिक्स रखेगी। राइट, हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब डेवलप होते हैं तो अबाउट, ये आपकी बुक के अल्फाज हैं,
तो तकरीबन 3 या 4 अमीनो एसिड के बाद यह टर्न रिपीट होता है, कभी 3 और कभी 4। अब हम लोगों ने क्या किया, उसकी एवरेज ले ली और आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है 3.6 अमीनो एसिड्स। तो अबाउट 3.6 अमीनो एसिड के बाद या एक टर्न में अमीनो एसिड इस्तेमाल हो गए कितने 3.6। ये तो हुआ हमारे पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की, जैसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब आपने बात को फिर जरा गौर से सुनना है। ये जो मेरे पास बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है ये कैसे डेवलप हुआ, ये पॉलीपेप्टाइड की बैक कॉइलिंग से डेवलप हुआ। यानी कि अगर आप किसी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमेशा राइट हैंड कॉइल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉकवाइज। और ये डेवलप होता है समझ ले एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये चेन यहां से डेवलप हुई है तो ये रिवर्स ऑर्डर में फोल्ड होगी, रिवर्स ऑर्डर में। और फिर वही बात कि अगर यहां पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में क्या डेवलप कर लेंगे, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके फर्दर और एक्चुअल एनहांसमेंट के लिए लुक एट दिस इमेज। इस इमेज में भी आप लोगों को बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि कहीं इसका शेड डार्क है, कहीं लाइट, कहीं डार्क है, कहीं लाइट। तो ये बेसिकली इसकी 3D नेचर को जाहिर करने के लिए शो किया गया है। तो यहां पर भी वो एक 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पर टर्न। तो वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 3.6 अमाइनो एसिड्स। देन एक और बात जिसके लिए मैं अगेन रीइंफोर्समेंट पर बिलीव रखता हूं, मैं आपके लिए रीइंफोर्स कर रहा हूं, वो ये कि आपने इस बॉक्स को नहीं भूलना कि वो कौन सी फोर्स है जो स्प्रिंग कांस्टेंट डेवलप कर रही है, जो इस शीट को 3D स्ट्रक्चर दे रही है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए स्टार भी लगा रहा हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। Tertiary structure. This structure is even more complex than secondary structure. Right. Tertiary structure कैसे बनेगा? इसके लिए आप इमेजिन ये करें स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास एक गोल रबड़ बैंड है, आप इसको दरम्यान में से कट कर लिया, समथिंग लाइक इट। ये एक रबड़ बैंड था आप लोगों के पास, आपने इसको दरम्यान से कट किया और दरमियान से कट करने के बाद ये आप लोगों के पास एक लंबी सी रबड़ बन गई। समझ लें कि ये एक 2D 2 डायमेंशनल पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, बट एज आई सेड इट इज कोप्लेनर। अब क्या होगा कि या तो वो ट्विस्ट होगी और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी और या फिर वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना देगी। से हम लोगों ने इसको यूं ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास डेवलप हुआ ये क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब क्वाइल होता है तो ये और अनस्टेबल हो जाता है। यू नो, हालांकि हमने प्राइमरी को सेकेंडरी में को कन्वर्ट किया था टू गेन सम स्टेबिलिटी, लेकिन कुछ प्रोटीन्स में ये इट लीड्स टू फर्दर अनस्टेबिलिटी और उसके रिजल्ट में जब ये लूज होता है तो ये अपने ही ऊपर क्वाइल हो जाता है। यानी कि मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, वो क्या है, सेल्फ क्वाइलिंग। जब ये अपने ही ऊपर दोबारा से क्वाइल हो जाएगी, इसके लिए मैं अभी एक डेमो देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये जो सेल्फ क्वाइल स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कौन इंश्योर कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी आप लोगों ने इस बॉक्स को कभी भी माइंड से नहीं निकालना। ये आप लोगों को वो एक नंबर दे सकता है जो शायद आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में ले जाए, राइट। तो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। तो उसके लिए मैंने एक टिप दी हुई आप लोगों के लिए, वो है स्टूडेंट्स HIDS, हेड्स और हाइट्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। यानी कि 3 किस्म की फोर्सेस हैं जो इस स्ट्रक्चर को चेंज होने से रोकेंगी। उनमें से पहली H का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। I stands for ionic bonds, यहां पे ionic bonds भी प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर
कि अब मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूं जो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा भी ऐड करना पड़ता है किसमें, प्रोटीन्स में, दैट इज एलिमेंट सल्फर, राइट। तो उस पर्टिकुलर सल्फर का यूज प्रोटीन में कहां होता है? तो आंसर इज इन डेवलपमेंट ऑफ द डीएस। अब व्हाट इज डीएस? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो जहां जहां भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस इस्तेमाल होते हैं वहां पे हम सल्फर को यूज कर रहे होते हैं टू डेवलप अ बॉन्ड बिटवीन और इनसाइड द चेन। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि इट इज डेवलपमेंट ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिजेस in the same chain, mean intra chain, intra polypeptide डाइसल्फाइड ब्रिजिंग यहां डेवलप हो रही है। मैं फिर एक वर्ड अगली नजर कर रहा हूं, इंट्रा पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड ब्रिजिंग हो जाती है। नाउ वी वांट टू मूव टू द फाइनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी कि ये चौथे लेवल की कॉन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी है। प्राइमरी पहले लेवल की है, सेकेंडरी दूसरे लेवल की है, टर्शियरी तीसरे लेवल की है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ व्हाट कॉन्फर्मेशन है। इस वाले केस में स्टूडेंट्स आपने जरा बात को गौर से समझना है। इस वाले केस में अब हम उन पॉलीपेप्टाइड्स को यूज करने वाले हैं जो टर्शियरी स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर चुके हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप लोगों की बुक में यूज किया गया है हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन में आप लोगों ने देखा कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स। ये 4 पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनी। अब ये वाली 4 पॉलीपेप्टाइड्स जब प्राइमरी लेवल से बुलंद होकर सेकेंडरी लेवल पे आई और फिर टर्शियरी लेवल तक अपने आप को स्टेबलाइज कर चुकी, तो अब ये वाली 4 प्रोटीन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड्स, समथिंग लाइक इट 1 एंड से 2 and then say 3 and last one is 4, तो अब ये आपस में क्या करेंगी? इंटरेक्शन करेंगी, राइट। इंटरेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो कहलाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। समथिंग लाइक इट, आपस में डिफरेंट तरीके से कंबाइन हो रही हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग देखेंगे वो ये है कि यहां पे एक आयरन का एटम मौजूद है। ये बेसिकली आयरन का जो एटम है ये इन चारों को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा ये कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? हीमोग्लोबिन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों की बुक में इतना ही लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स हम प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इज क्वाइट एनॉर्मस। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास, इसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप लोगों की इसके लिए हम लोगों ने इसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो आपके स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, समथिंग लाइक योर हेयर, समथिंग लाइक योर नेल, समथिंग लाइक योर बोन, कार्टिलेज, राइट, मसल्स। ये जो चीज़ें हमारा स्ट्रक्चर बना रही हैं वो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन वो वाली प्रोटीन्स जो मेरी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, समथिंग लाइक एंजाइम, फ्यू हार्मोन्स एंड एंटीजन, एंटीबॉडीज, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम इन 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में कंपेयर करने वाले हैं। वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या है? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। अब फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर मोर देन 1 क्या होती हैं? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हो सकती है, ये देते हैं हम लोग मोर देन 1। और यूजुअली ये क्या होती हैं? 4। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो आमतौर पे एक ही पॉलीपेप्टाइड के सेल्फ कॉइलिंग से डेवलप होती है, राइट। तो यहां पे सेल्फ कॉइलिंग ऑफ सिंगल, PP स्टैंड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड्स। रिमेंबर आपने एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है पॉलीपेप्टाइड। So we want to discuss most important structure in the terms of fibrous protein and globular. तो फाइब्रस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी।
और यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? टर्शरी। सॉल्युबिलिटी, ये जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे आर इनसॉल्युबल, ये तो हैं इनसॉल्युबल, इनके लिए तो आपने मजीद कोई बात माइंड में नहीं रखनी। लेकिन जो मेरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो सॉल्युबल होती हैं, वो बिल्कुल हल हो सकती हैं। और अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वो सॉल्युबल किस किस चीज में होंगी? तो आंसर है कि ये किसी एसिड में, किसी बेस में, और या फिर किसी सॉल्ट में। जब हम प्रोटीन की प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट किस्म की चीजों में इन प्रोटीन्स को डिसॉल्व करके एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज। राइट, और अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स बहुत ड्रास्टिक चेंज इन पीएच पर भी स्टेबल रहती हैं, लेकिन जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो पीएच में चेंज होने पर अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देती हैं। सो दे आर पीएच स्टेबल और दीज आर पीएच सेंसिटिव। और आखिरी बात जो आपसे करने वाले हैं वो क्या है? इससे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आप लोगों के हेयर्स जो आप लोगों को स्टाइल देते हैं, नेल्स जिस पे आप लोग नेल पॉलिश लगा लेती हैं, 10 मैट्रिक्स ऑफ बोन, देन कार्टिलेज, ये सारी की सारी चीजें फाइब्रस प्रोटीन्स की बनी हुई है। इवन अगर आप कभी जख्मी होते हैं तो आपके जख्म के ऊपर जो नेटवर्क ऑफ फाइबर ब्लीडिंग रोकता है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। कैन यू नेम इट? फाइब्रिन। यू आर राइट। ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास फ्रेंड्स क्या शामिल है? हॉर्मोन्स एंड देन एंजाइम्स। कैन यू नेम एनी अदर? यस, एंटीजेंस एंड देन एंटीबॉडीज, antibodies. That's it for today. See you next time on the